माँ, अब बस बहुत हुआ। हम सब कब से शांत बैठे हैं, तो आप लोग भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। माँ, अब आप लोगों को मिलकर कुछ न कुछ तो इस बारे में सोचना चाहिए। रागिनी चिढ़ते हुए अपनी माँ निर्मला से कहती है। अरे बेटी, मैं तेरी बातों से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन तू भी अच्छे से जानती है कि मेरा यहाँ कोई अहमियत नहीं है। निर्मला ने कहा। माँ, तो ऐसे थोड़ी ना कहीं चलता है। अब आप अपने लिए नहीं बोलेंगी तो कैसे चलेगा। अरे रागिनी, तू कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गई। अरे रागिनी, अब तुझे कैसे समझाऊं कि यह बात जो तू कह रही है ना, यह बात एकदम अलग है। मुझे नहीं लगता तेरे पापा कभी इस बात के लिए राजी होंगे। तो आप पापा को समझाइए ना। आखिर कब तक? हम भी तो कभी अच्छी ज़िंदगी जी लें। मम्मी, अब मुझे शर्म आती है। लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। रागिनी अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगी। देखो ना माँ, अपना घर खराब हुआ जा रहा है। इसको नए सिरे से बनवाने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि हम लोगों के लिए यह घर थोड़ा बड़ा है? एक दो कमरे किराए पर क्यों नहीं दे देती? बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा का स्वभाव कैसा है। उनके गुस्से को देखकर भला कोई एक दिन भी यहाँ रह सकता है क्या? तो घर बेच क्यों नहीं देते? मैं जानती हूँ मम्मी कि यहाँ दाम आसमान छू रहे हैं। मम्मी, सच में बहुत अच्छी रकम मिलेगी, फिर हम लोग कुछ अच्छा सोचेंगे। निर्मला ने बेटी को बीच में टोक दिया। फालतू की बकवास मत कर। माँ, आप तो ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। माँ, मुझे भी जीवन का तजुर्बा है। हाँ हाँ, पता है कितना तजुर्बा साथ लिए घूम रही हो। देख रागिनी, यह घर तुम्हारे पिता की दिन रात की मेहनत का फल है। जीते जी तो हम इसे बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रागिनी माता पिता की बड़ी बेटी थी। 20 साल बीत चुके थे उसकी शादी को, और 6 वर्ष पूर्व ही पति का देहांत हुआ। माँ बाप ने कभी बड़ी बेटी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। रागिनी के दोनों बच्चों को उसके माँ बाप ने दिल्ली के बड़े कॉलेज में भेजा था। दोनों का पूरा खर्चा भी वही उठा रहे थे। 45 वर्षीय रागिनी के लिए जीवन अब उसके बच्चों के आगे पीछे ही घूमता था। अपने मम्मी पापा के लिए तो वह एक आदर्श बेटी थी। उनकी मर्जी से शादी की, हमेशा उनके लिए श्रद्धावान रही। घर में बेटे की कमी भी अब वह पूरी कर रही थी। दूसरी बेटी दामिनी थी, रागिनी से बिल्कुल अलग। अजय से शादी भी उसने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर की थी। यही वजह थी कि मम्मी पापा उसे अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं समझते थे और उससे किनारा करके रखते थे। दामिनी के पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। दामिनी भी उसी कंपनी में थे। दोनों की महीने की तनख्वाह मिलाकर अच्छी खासी थी। बेटे वरुण का दाखिला भी मेडिकल कॉलेज में हो गया था। जीवन में कोई कमी नहीं थी। उसके पास उसका पति था, नौजवान बेटा था। बहुत बड़ा ना सही, पर खुद का घर था। उसने कभी माता पिता के आगे हाथ नहीं फैलाए थे। बड़ी बहन रागिनी से भी उसके रिश्ते कुछ खास नहीं थे। हाँ, उसके पति की मौत पर दामिनी को कुछ दुख तो हुआ था। बहन को कंधा देना भी चाहा था, पर उसके पास इतने लोगों का सहारा था कि दामिनी अपने आप को पराया महसूस कर दूर ही रही। विजयनाथ और उनकी पत्नी निर्मला ने क्या कुछ नहीं देखा था जीवन में। रागिनी और दामिनी को साथ मिलकर बड़ा किया था उन्होंने, बिल्कुल वैसे जैसे पौधे को सींचकर बड़ा किया जाता है। बेटियों से अटूट प्रेम था, पर जब दामिनी ने अजय का हाथ थामा तो विजयनाथ बेटी के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाए। आखिर बढ़ाते भी कैसे? अजय अलग जाति का जो था। उन्होंने दामिनी को शादी के लिए मना किया तो अगले दिन ही वह कोर्ट में जाकर शादी कराई। वह पढ़ी लिखी थी, सो कानूनी दांव-पेच अच्छी तरह समझती थी। दामिनी और अजय के रिश्ते पर उन्होंने कभी हामी तो नहीं भरी, लेकिन पत्नी के कहने पर उसे घर आने जाने से नहीं रोका। माँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। रागिनी ने अपना पर्स टेबल से उठाते हुए कहा। ठीक है बेटा, आराम से जाना, माँ ने जवाब दिया। रागिनी बाजार में खरीदारी करके निकल ही रही थी कि उसे सरिता आंटी दिखी। नमस्ते सरिता आंटी, बहुत दिनों बाद दिखी। रागिनी ने सरिता आंटी की ओर देखते हुए कहा। अरे रागिनी, कैसी हो बेटा? सरिता आंटी ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
आप बताइए, रोसाली कैसी है? वह तो मुंबई में है बेटा। पति से तलाक हो गया था, बच्चों के साथ वहीं बस गई है। अब कमा रही है और खा रही है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब हर कोई तो अपने माँ बाप के ऊपर बैठकर खाएगा नहीं ना। सरिता आंटी ने ताना कसते हुए जवाब दिया। रागिनी बात के कटाक्ष को समझ गई थी। वह छोटा सा मुंह लेकर रह गई। कुछ देर बाद रागिनी घर तो आ गई, पर मन मस्तिष्क अभी भी सरिता आंटी की बातों पर ही था। रात भर यहाँ से वहाँ करवट बदलती रही। अब हर कोई तो अपने माँ बाप के ऊपर बैठकर खाएगा नहीं। सरिता आंटी की यह बात बार बार उसके दिमाग में दौड़ रही थी। उसकी वहनियों में रक्त की जगह पीड़ा दौड़ रही थी। उसके सामने उसके 2 बच्चे थे। उसे उनके लिए कुछ करना था। पापा अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। उसके खुद के बैंक अकाउंट में भी 5,000 रुपये से ज़्यादा की रकम नहीं थी, लेकिन पापा के अकाउंट में 3 लाख रुपए थे। वो कुछ महीने ही चलेंगे, उसके बाद क्या? ससुराल में तो कोई ऐसा समधी भी नहीं जो उसे या उसके बच्चों को सहारा दे। मम्मी पापा की ज़िंदगी अब बची ही कितनी है। रागिनी के सामने पूरा भविष्य था। अगले दिन रागिनी ने दोनों बच्चों को अपने पास बैठाया और अपने मन का हाल उनसे कह डाला। तीनों घंटों तक इसी विषय पर चर्चा करते रहे। उन्होंने कुछ योजना बनाई थी, पर वह क्या थी और उसके क्या परिणाम होने वाले थे, इसकी विजयनाथ और उनकी पत्नी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पापा ज़रा इन कागज़ों पर दस्तखत तो कर दीजिए। किस चीज़ के कागजात हैं बेटा? मेरा चश्मा तो ले आओ। पापा, अदिति की कॉलेज में एफिडेविट जमा करना है, उसी के पेपर हैं। वह कॉलेज के लिए लेट हो रही है। आप थोड़ा जल्दी कर दे तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ करने हैं? यहाँ। रागिनी ने खाली स्थान की तरफ इशारा करते हुए कहा। पापा के दस्तखत कराकर रागिनी अपने कमरे की तरफ लौटी। काम हो गया माँ? विवेक ने पूछा। हाँ हो गया। मैं आज ही डीलर से घर बेचने की बात कराऊंगी। महीने के आखिरी तक तो घर बिक ही जाएगा। इसके बाद प्लान के दूसरे भाग की बारी आएगी, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। रागिनी बिना संकोच किए पापा से एफिडेविट के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पर दस्तखत करा लाई थी। अब बस उसी डीलर से मिलकर घर बेचने की बात करनी थी। 1 हफ्ता ही हुआ था कि डीलर ने एक बहुत अच्छी डील के बारे में रागिनी को फ़ोन किया। हेलो, रागिनी ने फ़ोन उठाते हुए कहा। हेलो रागिनी जी, मैं बोल रहा हूँ। वह आपके घर के लिए बहुत अच्छी पार्टी मिल गई है। कब लाऊं उन्हें घर दिखाने? जी आप उन्हें कल आने के लिए कह दीजिए, रागिनी ने झिझकते हुए कहा। अच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। रागिनी नीचे माँ के कमरे में गई। माँ जरा सुनो। हाँ क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया। माँ, वो मैं सोच रही थी कि सरोज आंटी ने पोते के जन्मदिन के लिए बुलाया है, तो आप और पापा वहाँ क्यों नहीं हो आते? थोड़ा अच्छा भी महसूस होगा। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। कल तुम्हारे पापा की छुट्टी भी है। बड़े दिन हो गए सरोज के घर भी नहीं गए। इसी बहाने 1-2 लोगों से मिलना मिलाना भी हो जाएगा। अगले दिन घड़ी में 4 बजे तो 2 ही मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। रागिनी ने दरवाज़ा खोला। डीलर के साथ एक महिला और एक पुरुष थे। जी नमस्ते, मैं रागिनी हूँ और ये मेरे 2 बच्चे हैं, विवेक और अदिति। रागिनी जी, ये मिस्टर अरुण जी और इनकी पत्नी निकिता हैं। बड़े ही इज्जतदार लोग हैं। आप बिल्कुल सही हाथों में अपना घर देने जा रही हैं। अरे पहले घर तो पसंद आने दीजिए, विवेक ने आगे बढ़कर कहा। भाई आएगा क्यों नहीं, इतनी बड़ा है। नज़र रखो तो लगता है नज़र ना लग जाए। अदिति झट से बोल पड़ी। हाँ लेकिन दीवारें पुरानी होती मालूम पड़ती हैं। रहने से पहले काफ़ी काम की ज़रूरत है, अरुण जी ने कहा। हाँ पर आपको कौन सा यहाँ अभी रहना है? अगले साल रहना शुरू करेंगे ना आप, अपना सुभाष नगर का घर बेचकर। तो तब तक करवा लीजिएगा घर की रिपेयरिंग, डीलर ने कहा। अरुण जी और निकिता ने घर की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। फिर सभी लोग हॉल में आकर बैठ गए और घर के विषय पर चर्चा करने लगे। रागिनी जी, घर तो आपके माता पिता का है, वे दोनों कहाँ हैं?
वे यह घर बेचना क्यों चाहते हैं? अरुण जी ने पूछा। जी, वे जरूरी काम से बाहर गए हैं। घर बेचना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वे मेरे दोनों बच्चों को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजना चाहते हैं। इनसे बहुत प्यार है उन्हें। पापा वैसे भी अब रिटायर होने वाले हैं और माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। दोनों 4 महीने बाद मेरी दूर की मौसी के घर पटना रहने चले जाएंगे। रागिनी एक सांस में ऐसे बोल पड़ी जैसे रट्टू तोता बोलता है। और आप? निकिता ने पूछा। मुझ विधवा का क्या है, मैं तो बस पड़ी रहूंगी एक कोने में, रागिनी ने उत्तर दिया। बात पक्की हो गई। घर खाली करने के लिए अरुण जी और निकिता की तरफ से कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन घर की कीमत मिल जाने के बाद रागिनी और उसके परिवार को उस घर में रहने के लिए किराया देना होगा। यह उनका प्रस्ताव था। किराए की रकम 24,000 थी, जिसके लिए रागिनी ने हामी भर भी दी। 1 महीना बीत चुका था। पापा रिटायर भी हो चुके थे, सो वे हर वक्त घर में ही रहने लगे थे। एक दिन विवेक कॉलेज से घर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा खुशी थी। आखिर होती भी क्यों ना, अभी अभी डीलर के यहाँ से चेक जो लेकर आया है। अब रागिनी के प्लान का दूसरा भाग शुरू होना था। मम्मी पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो रागिनी, माँ ने उत्तर दिया। वो विवेक और अदिति का कॉलेज ख़त्म हो गया है, तो उनकी आगे की पढ़ाई के लिए मैं सोच रही थी कि इन दोनों को चंडीगढ़ भेज दूँ और मैं भी कुछ दिन इनके साथ ही रह आऊँ। आखिर आपको भी तो लगता होगा कैसी बोझ सी पड़ी रहती हूँ मैं घर पर। हाँ, आपसे इनकी फ़ीस के लिए थोड़े पैसे मिल जाते तो मुश्किल आसान हो जाती। कहते हुए रागिनी की आंखें भर आई। रागिनी, हमारे लिए तुम बोझ नहीं हो, हमारी बेटी हो। तुम्हें जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए, खुशी से ले लो। पर यूँ चंडीगढ़ चली जाओगी तो तुम्हारे बिना इन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? विजयनाथ रागिनी की ओर आश्चर्य से देखते हुए बोले। पापा, कुछ महीने की ही तो बात है, बस थोड़ा समय घर से दूर बिताना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हमें ऐतराज नहीं कोई। विजयनाथ ने रागिनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अगले हफ्ते रागिनी बच्चों को लेकर चंडीगढ़ जाने के लिए रवाना हो गए। उसने पापा से लिए रुपए घर के किराए के रूप में दे दिए। उसके इस षड्यंत्र के बारे में न उसके माता पिता को खबर थी और न ही बहन दामिनी को। रागिनी ने फिर दोबारा घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। हाँ, हफ्ते 10 दिनों में फ़ोन कर लिया करती थी। 2-2.5 महीना बीतने के बाद उसने फ़ोन करना भी बंद कर दिया। अचानक एक दिन घर की घंटी बजी तो निर्मला दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जी, आप कौन? नमस्ते माता जी, मुझे अरुण जी ने भेजा है। वो इस महीने का किराया नहीं मिला तो आपसे लेने के लिए कहा है। अरे बेटा, आप गलत जगह आ गए हैं। यह हमारा घर है, हम किराएदार नहीं हैं। माता जी, विजयनाथ जी यहीं रहते हैं ना? हाँ, रहते तो हैं। तो किराया क्यों नहीं देती? देखिए, मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है, दरवाजे पर खड़े शख्स ने भिन्ना कर कहा। आवाज़ें सुनकर विजयनाथ नीचे आए तो उन्हें पूरे मामले का पता चला। जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि रागिनी उनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच कर गई है तो उनके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। अपनी खुद की बेटी, जिस पर उन्हें खुद से भी ज़्यादा भरोसा था, जिसे वह अपने बुढ़ापे की लाठी समझते थे, ऐसा घिनौना खेल खेल कर जाएगी, इसकी उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। इस विश्वासघात ने उन्हें अंदर तक छलनी कर दिया था। अचानक दिल में दर्द उठा और सीने पर हाथ रख तड़पने लगे। निर्मला और दरवाजे पर खड़े शख्स ने उन्हें सहारा दिया, हॉस्पिटल लेकर गए। पापा के हार्ट अटैक की खबर दामिनी को मिली तो वह दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल में आई। आईसीयू के बाहर माँ को रोता देख उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। जब माँ ने उसे पूरा हाल सुनाया तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि जो उसने सुना वह सच था या उससे सुनने में कोई गलती हुई है। जिसे वह आदर्शों का पुतला समझती थी, वह रागिनी इतनी लालची निकलेगी, इसका उसे कभी ख्याल तक नहीं आया था। पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो दामिनी उन्हें घर ले आई। पुराना घर खाली किया तो बहुत सा सामान बेचना पड़ा था।
विजयनाथ की हालत नाजुक थी। उनके अंतर्मन को लगी चोट बहुत गहरी थी। रागिनी और उसके बच्चों का कुछ अता पता नहीं था। पुलिस में जा नहीं सकते थे क्योंकि बच्चों का जीवन खराब हो सकता था। और चाहे जैसी भी थी, रागिनी थी तो उनकी ही बेटी। सो उस पर कालिक पोतना उनके लिए खुद के लिए अपमानजनक होता। पर दामिनी रागिनी को यूं ही छोड़ने वाली नहीं थी। उम्र भर उसने माता पिता के ताने सुने, खरी खोटी सुनी, लेकिन अपने ही माँ बाप को धोखा देने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। दामिनी के पति अजय की एक डिटेक्टिव से अच्छी पहचान थी। उसने अजय से डिटेक्टिव उदित का पता लिया और उससे मिलने चली गई। मेरा नाम दामिनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दामिनी ने डिटेक्टिव उदित की ओर देखते हुए कहा। क्यों नहीं, बताइए, क्या मदद चाहिए आपको मेरी? उदित ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अपनी बहन रागिनी को ढूंढना चाहती हूँ। उसके पास हमारा बहुत महत्वपूर्ण सामान है। वह 4 महीने पहले घर से अपने दोनों बच्चों को साथ लिए चंडीगढ़ निकली थी। बेटा और बेटी जुड़वा हैं, दोनों ही 19 साल के हैं। बेटी का नाम अदिति और बेटे का नाम विवेक है। आखिरी बार 1.5 महीने पहले रागिनी ने फ़ोन किया था। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। यह उसकी और उसके बच्चों की तस्वीर और यह कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। दामिनी ने कागज़ आगे सरकाते हुए कहा। 40 दिनों बाद डिटेक्टिव उदित का दामिनी को फ़ोन आया तो उसने बताया कि रागिनी मुंबई के अंधेरी में अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही है। दोनों बच्चे मुंबई के एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। दामिनी अगली फ्लाइट से उदित के दिए पते पर पहुंच गई। दामिनी रागिनी के घर पहुंच तो गई थी, पर उसके कदम जैसे वही थम गए थे। न आगे बढ़ रहे थे और न ही पीछे। फ्लैट अंधेरी जैसे पौष इलाके में था तो उसकी कीमत कुछ कम तो होगी नहीं। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और 3-4 महीने का गुजारा। क्या इसके बाद भी रागिनी के पास कुछ बचा होगा या नहीं? दामिनी सोचने लगी। कुछ देर यूं ही सुन्न खड़ी दामिनी ने होश संभाला और फ्लैट की घंटी बजा दी। दरवाज़ा खुला तो रागिनी दामिनी के समक्ष खड़ी थी। दामिनी को देख रागिनी के होश उड़ गए। आखिर दामिनी यहाँ कैसे चली आई, यह समझना रागिनी के लिए बहुत मुश्किल था। दामिनी तुम? रागिनी आश्चर्यचकित होकर बोली। हाँ दीदी, मैं ही हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? दामिनी ने स्थिर आवाज में कहा। आओ आओ ना। घर तो बेहद खूबसूरत है तुम्हारा, बड़ी मेहनत से बनाया होगा। अरे मेहनत कहाँ, तुमने तो झूठ और मक्कारी से बसाया है यह घर। दामिनी व्यंग स्वरूप मुस्कुराते हुए बोली। दामिनी, रागिनी चिल्लाई। चिल्लाओ मत दीदी, यह कोई तुम्हारा टीवी सीरियल नहीं है जहाँ तुम नौटंकियाँ करोगी। पर तुम्हें भी क्या कहूँ, तुमने तो सच में हम सभी की जिंदगियों को टीवी पर दिखाए जाने वाले नाटक की तरह बना दिया है। दोहरी असलियत लिए घूमना, षड्यंत्र रचना, बेबसी का ढोंग करना और न जाने क्या क्या। अगर तुम यहाँ मुझे वापस ले जाने आई हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। रागिनी ने अकड़ते हुए कहा। क्या? इतना सब करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उस घर में जगह होगी? दामिनी ने हैरान होकर कहा। अब ऐसा कोई नहीं है वहाँ जिसे तुम और तुम्हारे ढोंग की आवश्यकता हो। मैं यहाँ अपने मम्मी पापा के खून पसीने से बसाए उस घर के पैसे लेने आई हूँ जिसे तुमने अपने लालच में बेच दिया। रागिनी चुपचाप खड़ी होकर सुनती रही। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। आखिर ऐसा भी क्या लालच, कैसी लिप्सा जो एक बेटी अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा कराई? दामिनी ने रागिनी पर चिल्लाते हुए कहा। मेरे खुद के भी बच्चे हैं दामिनी, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। मेरे बाद उनका है भी कौन? मैं चोरी करके या यूँ छल करके नहीं आना चाहती थी, पर मेरी मजबूरी तो समझो, रागिनी ने सिसकते हुए कहा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार और उन माँ बाप का क्या जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया? तुम्हें आज अपना छल सही लग रहा है। कहीं तुम्हारे ही सिखाई छल से तुम्हारे बच्चे भी एक दिन तुम्हें इस घर से धक्के मार कर ना निकाल दे। क्या यहाँ आकर तुमने एक बार भी यह सोचा कि तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या होगा? क्या तुमने यह जानने की कोशिश की कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप जिंदा भी है या नहीं? दामिनी,
रागिनी ने चीखते हुए दामिनी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ तुमने मुझे नहीं मारा दीदी, बल्कि खुद को मारा है। इस थप्पड़ की सही हकदार भी तुम ही हो। पापा को जब यह पता लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, माँ ने रो रो कर तबीयत खराब कर ली। तुम्हारे पापों का फल आखिर वे क्यों भुगते? दामिनी की आंखों से अंगार बरस रहे थे। अगर तुम पैसे ले जाओगी तो मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चों का क्या होगा दामिनी? घर 6 करोड़ रुपए का था। अगर हम हिस्सा भी देखें तो हमारे 3 करोड़ रुपए होंगे। माँ पापा अभी जिंदा हैं तो घर के 3 हिस्से होने चाहिए। तो तुम अपने 2 करोड़ के साथ जो भी करो, लेकिन मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। तुम्हारे बच्चे बड़े हैं और शायद कुछ ज़्यादा ही समझदार भी हैं। इतने में उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हारा खर्चा भी निकल जाएगा। घर तो तुम्हारे पास है ही। कुछ सालों बाद वे नौकरी करेंगे तो अपनी ज़िंदगी बिताने लायक तो हो ही जाएंगे। हाँ, फिर उनके हिस्से के लिए मत आना। अब तुम इसे अपनी सजा समझो या कुछ और। ठीक है, ले जाओ जो तुम्हारा है। मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगी। यह कहते हुए रागिनी अंदर कमरे से चेक बुक ले आई और उसने चेक पर दस्तखत कर दिए। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें चेक पर गिर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फिर कभी माँ पापा को मुंह दिखा पाऊंगी या नहीं, लेकिन उनसे कहना कि मैं आज भी उनकी बड़ी बेटी रागिनी ही हूँ। मुझे माफ़ कर दें। रागिनी ने दामिनी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, कह दूंगी। दामिनी यह कहते हुए दरवाजे की ओर मुड़ी और बीच में ही रुक गई। रागिनी दीदी, एक सलाह है आपके लिए। लिप्सा के समंदर में तैरोगी तो कभी पार नहीं हो पाओगी। शांत रागिनी एकटक दामिनी को जाते हुए देख रही थी। लालच में अंधी उसने यह तक नहीं सोचा कि माता पिता के संरक्षण में रहती तो जिंदगी आसानी से कट जाती। पिता तो उसका खर्च उठा ही रहे थे। पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा रिटायरमेंट वह पा चुके थे। हर महीने पेंशन भी मिलती थी। उन्होंने कभी अपनी रागिनी और उनके बच्चों को पराया नहीं समझा और ना ही कभी बोझ समझा। रही बात मकान के हिस्से की, तो एक समय में उसको आधा हिस्सा जरूर मिलता, लेकिन लालच ने उसे अंधा बना दिया। उसके पास पछताने का भी हक नहीं है। आज उसके साथ बच्चों के सिवा कोई नहीं है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम सबका दिन सुखमय गुजरे इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।